हेलो बच्चों, सभी कैसे हो। मैं आशुतोष कुमार प्रसाद +2 सहदेव हाई स्कूल कमालपुर टिकारी से आप लोगों को गया गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। और गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हम लोग केमिस्ट्री की चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग की पढ़ाई कर रहे थे और हम उसे आगे चलते हैं। ये मेरा सेकंड वीडियो है। उसके बाद हम लोग आगे थर्ड फोर्थ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो हम जो पिछले क्लास में बतलाए थे केमिकल बॉन्डिंग का शुरुआती बातें, वो क्या था आप लोगों को हमने बताया था आप लोगों को केमिकल बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक था इंटर एटॉमिक बॉन्ड और दूसरा था इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटर एटॉमिक बॉन्ड में आप लोग देखे थे, जिसमें हमने बताया था आयोनिक बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, मेटालिक बॉन्ड को, कुछ और बॉन्ड होते हैं जैसे सिंगलेट बॉन्ड, उन सब को उतना लोग प्रीफर नहीं किया। और उसके बाद हम लोगों का मेन आगे चलते हैं, आगे में है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो वैन डेर वाल्स फोर्स है और हाइड्रोजन बॉन्ड है। वैन डेर वाल्स फोर्स भी डिफरेंट है, तो हम आगे चल करके बताएंगे। पहले हम आपको आयोनिक बॉन्ड के विषय में बताए थे। इस बॉन्ड में हमने बताया था कि यह वैसा बॉन्ड है जिसमें एक सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरे सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। डोनेट करने पे सब्सटेंस केटायन में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन रिसीव करने पे वो एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। जब केटायन और एनायंस का फॉर्मेशंस होते हैं तो उसके बाद दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगता है जिसमें दोनों आयन एक दूसरे के पास मिल करके रहते हैं और वहाँ पे एक बॉन्ड पाई जाती है, एक बंधन बन जाता है। जो बंधन बनते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं, उसी बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बतला चुके हैं। जैसे बच्चा लोग जरा देख लो, हमने बतलाया था सोडियम एक डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन and after donation sodium converted into cationic form, and here chlorine received these electrons and it converted into anionic form. After conversion there is a force of attraction is found. एक दो conversions के बाद दोनों के बीच में force of attractions पाई जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पाई जा रही है और इसके वजह से दोनों एकदम एक दूसरे के पास मिल करके रहता है। और जब मिल करके रहते हैं तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है। इसी बॉन्ड को हम लोग नाम दिए थे आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो कि हम पिछले क्लास में कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को दे रखा था। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम किसी जगह पे सोडियम रखेंगे, क्लोरीन को भेज देंगे, क्या बड़ा आराम से NaCl बन जाएगा? तो वैसा नहीं होता है। वैसा नहीं होता है कहने का मतलब क्या है, ज़रा देख लीजिए। कहने का मतलब है कि हम लोग एक बीकर में यदि हम लोग सोडियम को रखें, आप लोग जानते होंगे कि सोडियम हम लोग के नेचर में सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। तो सोडियम को हम लोग यहाँ पे रखें। जब सोडियम को रखते हैं और इसी बीकर में क्लोरीन गैस को भेज देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सोडियम है क्लोरीन है आपस में मिल गया और फिर यहाँ पे नमक का फॉर्मेशन हो गया। वैसा होता नहीं है। इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, मतलब आयोनिक बॉन्ड बनने में कुछ प्रोसेस होते हैं, बहुत कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होता है, तब जाकर के आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशंस होता है। तो बच्चा देखो कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व होता है, कैसे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशंस होता है, उसको हम आपको यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है बच्चा, जब देखिएगा इसमें है क्या, हम एक सिंपल एग्जाम्पल जो अमूमन बुक्स में दिए हुए रहता है उस एग्जाम्पल को लेकर के आपको बतला रहे हैं। उसके बाद फिर हम जो अदर कंपटीशंस में आया हुआ क्वेश्चंस होता है उसको फिर हम आपको करवा देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल दिखला रहे हैं NaCl फॉर्मेशन।
NaCl बॉन्ड फॉर्मेशन, NaCl के बीच का कैसा बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम आपको दिखा रहे हैं। तो ज़रा देखोगे बच्चा, होता क्या है, हम लोग यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं एक डायग्रामेटिक, मतलब यहाँ पे हम लोग आपको एक्चुअल जैसा महसूस करवाएंगे। इस जगह पे है क्या बच्चा लोग, यहाँ पे हम लोग सोडियम को रखें, सोडियम सॉलिड फॉर्म में, जरा देख लो सॉलिड फॉर्म में हम लोग लिखे। जब सॉलिड फॉर्म में रखते हैं तो देखा जाता है कि सोडियम सॉलिड फॉर्म में क्लोरीन के साथ रिएक्शन से, क्लोरीन के साथ किसी भी प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तब हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, इस जगह पे एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। जैसा ही एनर्जी सप्लाई करेंगे, सोडियम सॉलिड फॉर्म से इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि सारे के सारे सोडियम किस फॉर्म में चला आएगा, गैसियस फॉर्म में चलाता है। तो आप लोग जानते होंगे सॉलिड से गैस में आने की प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशंस, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये देखा गया कि सोडियम सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब इसके लिए हम लोग को एनर्जी की सप्लाई करना पड़ा। कहा जाता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गिवन टू एनी सब्सटेंस टू कन्वर्ट सॉलिड फॉर्म इनटू direct gaseous form, then this energy is called enthalpy of sublimation. It means we have to supply certain amount of energy to convert sodium solid into sodium gaseous form. तो we can say यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोडियम सॉलिड है, इसको हम लोग एनर्जी सप्लाई की, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग एनर्जी दिए, एनर्जी को बेसिकली हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो कि कुछ एनर्जी दी, इसका नाम हम लोग Q1 दे रहे हैं, कुछ एनर्जी सप्लाई किए। बेचारा सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें यदि हम लोग इधर से यदि हम लोग क्लोरीन को भेज दे तो देखा जाता है कि वहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं हो रहा है। तब हम लोगों को और क्या करना पड़ता है, तब इसको और फिर से हम लोगों को गर्म करना पड़ता है। अब सेकेंड स्टेज में जब सोडियम गैस में है तो हमें फिर से एनर्जी देना पड़ा। मान लो यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई किए, जो पहले सप्लाई किए थे उससे थोड़ी सी डिफरेंट होता है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा अलग से एनर्जी देना पड़ता है। अब एनर्जी की वैल्यू पहले वाले से कम भी हो सकता है या तो अधिक भी हो सकता है। तो हम लोग इसको एनर्जी सप्लाई किए और ए बदल गया, सोडियम प्लस कैटायनिक फॉर्म में बदल गया। आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, जब कोई भी गैसियस सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन हिट पा करके रिलीज करता हो, निकालता हो, तो उस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हियर द एनर्जी which I have provided here, that is Q2 is called as a ionization energy. यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कह देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरा निकलेगा तो कह देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2, तीसरा निकलेगा तो इसी प्रकार से सो ऑन हम लोग करते रहेंगे। तो यहाँ से वो सोडियम गैस के फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो गया, लेकिन कैटायनिक फॉर्म में बदला और 1 इलेक्ट्रॉन को वो क्या किया, रिलीज कर दिया। इसका मतलब अब ये सोडियम गैस नहीं है बल्कि सोडियम प्लस है, बहुत सारा। हम लोग इसमें बहुत सारा लेंगे, एक मोल में तो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो हम लोग इसको एनर्जी सप्लाई किया और जैसा ही एनर्जी हम लोग इसको सप्लाई करते गए, वो कैटायन में बदलते गया और इसका इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर हाई एनर्जी के फॉर्म में इधर उधर मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब क्या होता है, तो इसका मतलब अभी तक हम लोग यहाँ पे Q1 मीन्स इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एनर्जी ऑफ सब्लिमेशंस को केमिस्ट्री में इंथैल्पी कहा जाता है। तो हम लोग इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस को, ये जो Q1 है ना, मान लो 400 जूल है, 500 जूल है, जो भी जूल होगा तो उसको हम लोग, जो भी जूल हो, मान लो 107 जूल है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे हम लोग सप्लाई किए हैं और इसको कह देंगे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। वो एनर्जी सब्लिमेशंस ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे। तो
मोस्ट टर्म में होता है कि हम लोग इंथैल्पी के फॉर्म में दिखलाते हैं एनर्जी को, और हम लोग उसको चेंज इन इंथैल्पी के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज डेल्टा एच सब्लिमेशंस। तो इस प्रकार से डेल्टा एच सब्लिमेशंस हो गया। इट मीन्स Q1 इज डेल्टा एच सब्लिमेशन, जो कि हम आपको आगे यहाँ पे एक्सप्रेस कर देंगे। हियर Q2 is ionization enthalpy, the enthalpy through which any gaseous substance get converted into cationic form, and this Q2 is called as ionization energy. Here liberations of one electron takes place, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, so this energy is called ionization energy 1। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोरीन गैस पास करते हैं, Cl2 गैस पास करते हैं। जब क्लोरीन गैस पास करते हैं Cl2, तो देखा गया देयर ए कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। Cl2 मॉलिक्यूल डज नॉट कंबाइन विथ सोडियम केटायंस। तब हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। फिर तो यहाँ पे हम लोगों को फिर एनर्जी सप्लाई करना पड़ा, एंड दिस एनर्जी इज Q3 हो गया बच्चा। जैसा ही एनर्जी सप्लाई किए, द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोरीन गेट डिसोसिएट, एंड आफ्टर डिसोसिएशंस मॉलिक्यूलर फॉर्म कन्वर्टेड इनटू एलिमेंटल फॉर्म, इट मींस एटॉमिक फॉर्म। हियर 2 क्लोरीन इज फॉर्म्ड। Cl2 मतलब मॉलिक्यूल है, और इधर लिख देंगे इसका मतलब दोनों अलग अलग है, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, दोनों अलग अलग है। अरे भाई ऐसे लिखो, या फिर दोनों को एक जगह पर हम लोगों को जगह कम करने के लिए ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट कर दें। तो इस एनर्जी को हम लोग वैसा एनर्जी कहेंगे जो इसके बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिया, बॉन्ड को तोड़ दिया, देन दिस एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो Q3 इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बच्चा याद रखोगे, फिर हम एक एक को समराइज करेंगे। तो अब ए भी किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। Cl2 इन आवर नेचर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, सो Cl2 molecules get converted into their atomic form Cl gas. The atomic form of any substance is too much active and very high reactive power. ये बहुत एक्टिव होता है। आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, जितने भी हैलोजेंस है उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी होता है। तो आप जान रहे होंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा है। यदि इलेक्ट्रॉन को देखेगा बहुत कस के खींचेगा, और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा? लिबरेट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया तो ए नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लोराइड आयन, ये भी इलेक्ट्रॉन यदि रहेगा कस के खींचेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करेगा, और यहाँ पे वो क्लोराइड आयन में बदल जाएगा। इस प्रकार से सारे हैलोजेंस करते हैं। तो जब सारे हैलोजेंस करेंगे तो यहाँ पर भी बेचारा देखा गया कि क्लोरीन को भेजे वो Cl2 अब Cl के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बच्चा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। और जब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी वो क्या करेगा? रिलीज आउट करेगा। हियर Cl, तो यहाँ पे हम लोग एक मोल NaCl बनाने की बात कर रहे हैं, या एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 Cl का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए बेसिकली हम लोग इसको डिवाइड करके 2 कर देंगे जब एक की बात होगी तो आगे चल करके इसको हम लोग देख लेंगे। Chlorine minus receive electron and get converted into chloride minus ion. It is also present in gaseous form. और जब वो एनर्जी जब वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देना नहीं पड़ता है, बल्कि निकलता है। मतलब एनर्जी निकला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, एनर्जी निकाला, इसको भी निकाला, इसको भी बनाया, उसको भी निकाला, इट मीन्स यहाँ पे एनर्जी निकला। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज Q4। द नेम ऑफ दिस एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे बेचारा एक तरफ में Na+, इधर Na+ है, और यहाँ पे इस तरफ में कौन है भाई? Na+ है। इधर कौन कन्वर्ट हो गया? Cl-, जो Cl को भेजे थे, इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, Cl- में कन्वर्ट हो गया। अब Cl- में कन्वर्ट हो गया तो दोनों के बीच में आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट, एंड हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ऑपरेट
force of attractions operate in between Na plus and Cl minus ion. Here Cl minus ion, a force of attractions operate. I am showing this one. Force of attractions operate, that is electrostatic force of attractions, and due to this force of attractions, here Na and Cl comes closer to each other and a bond is formed. This bond is called ionic bond या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ये भी गैस में है, ये भी गैस में है बच्चा. आप लोग जो यहाँ पर बना है, थोड़ी ही ना वो लिक्विड या थोड़ी ही ना वो सॉलिड में होगा. आयोनिक बॉन्ड ये भी गैसेस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में. और जब गैस कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे दोनों एक दूसरे के पास है, नंबर ऑफ चार्जेस आर सेम, सो नो एक्स्ट्रा चार्जेस आर प्रेजेंट, सो नो रिक्वायरमेंट फॉर रिप्रेजेंटेशंस. हम लोग को चार्ज को दिखलाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों चार्ज सेम हो गया. तो यहाँ पे अब दोनों की चार्ज को ख़त्म कर देंगे. अब कोई भी सब्सटेंस गैस के फॉर्म में उतना स्टेबल नहीं होता जितना कि उसका मिनिमम एनर्जी स्टेट में वो स्टेबल है. द मिनिमम एनर्जी स्टेट इज सॉलिड स्टेट. इट मीन्स NaCl gases converted into their NaCl solid, this solid, and during conversions a certain amount of energy is liberated. This amount of energy is liberated. I am showing here. Energy is liberated and this energy is written as Q4, not Q5. Q5 यहाँ पे एनर्जी निकला और इस प्रकार से अब वो सॉलिड में आ गया, शांत हो गया और वो अस्टेबल फॉर्म में बदल गया. इसका मतलब NaCl के बदलने में हम लोगों को कितने प्रकार के एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ बच्चा लोग, उसको देखोगे. एक Q1 है जिसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हमने बतला रखा था, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं. उस एनर्जी को हम लोग केमिस्ट्री में एंथैल्पी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन एंथैल्पी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे. एंड Q1 इज रिटन एज डेल्टा H सब्लिमेशंस. नेक्स्ट Q2, it is ionization energy because gaseous form converted into their ionic form called as ionization enthalpy या ionization energy, जो भी बोल दो. यार Q3 इस बॉन्ड को तोड़ा है, इसलिए इसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी. और यहाँ पे दो बने हैं, हमें एक NaCl की ज़रूरत है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम लोग कैसे लिख देंगे, इसको हम लोग Q3 को कैसे लिखेंगे, BdE/2. एंड Q4 इट मीन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड. यहाँ पे लगा, यहाँ पे निकलने वाला एनर्जी वो आयंस में कन्वर्ट हो गया. इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कन्वर्ट हो गया. इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA, दिस वन इज EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और यहाँ पे फिर एक और एनर्जी जिसको हम लोग Q5 कर रहे हैं, जो यहाँ पे एनर्जी फिर निकला है जिसको हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं. इसका मतलब देख लो बच्चा, NaCl के फॉर्मेशंस में डायरेक्ट Na भेज दिए, Cl भेज दिए, NaCl बन गया, वैसा हुआ नहीं. हम लोगों को इतने प्रकार के एनर्जी का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ, जिसमें देख लो कौन से एनर्जी लगा है, कौन से एनर्जी लगा, कौन सा एनर्जी मिला. मतलब किस में हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ा और किस में हम लोगों को फायदा हुआ, उसको ज़रा देख ले हम लोग. तो देखते हैं बच्चा, हम यहाँ पे दिखला रहे हैं. ये बना है, कौन बना है भाई, कौन बना है, NaCl बना है, NaCl बना. तो बनने को हम लोग कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस जब बनता है तो उसको कहते हैं बनने के बाद. जब कोई भी सब्सटेंस बना तो बनने के बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो निकला या तो फिर एब्जॉर्ब हुआ. बनने में जो एनर्जी निकला या एब्जॉर्ब होता है उसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, गठन की उष्मा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस. तो NaCl बना है भाई, तो हम लिखेंगे इंथैल्पी. एनर्जी को बार बार हम बोल रहे हैं इंथैल्पी के रूप में लिखते हैं. तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस में कौन सा एनर्जी भाग लिया भाई, तो A वाले लगे,
कौन वाले? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसमें हम लोग को देना पड़ा, खर्च करना पड़ा, प्लस करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, इट मीन्स इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस। नेक्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये भी हम लोग को खर्च करना पड़ा। नेक्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ये भी हम लोगों को देना पड़ा। अब निकला कौन? निकला कौन? जो फायदे वाली बात है, निकला कौन? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और कौन निकला भाई? और कौन निकला? तो लैटिस एनर्जी, इतना निकला और ये बना। तो हम कह सकते हैं NaCl फॉर्मेशंस में डेल्टा H सब्लिमेशन आयोनाइजेशन एनर्जी, इन केस ऑफ सोडियम इट मे बी रिटन एज IE1 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 and amount of energy released is electron affinity and lattice energy। तो बच्चा आप ये देख लीजिए NaCl के बनने में कितने प्रकार के एनर्जी इन्वॉल्व हुआ और कितने प्रकार का एनर्जी यूज किया गया, मतलब कितने प्रकार के एनर्जी को हम लोगों को देना पड़ा और कितने प्रकार के एनर्जी हम लोगों को मिला। तो आप यहाँ पर देख लो, ये देखा गया कि जो एनर्जी टोटल कैलकुलेट करोगे, यदि एनर्जी इन सब जो हम दिए सप्लाई किए ये ज़्यादा हो गया और जो मिला वो कम हो गया, तो वो सब्सटेंस थोड़ा कम स्टेबल होता है। और वैसा सब्सटेंस जो जिसमें इन दोनों की वैल्यू अधिक है, इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा निकला। हम लोग 5 रुपये खर्च किए और हमको गेनिंग 50 रुपये हो गया, तो वो सब्सटेंस ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब यदि हम कहें कि इन सबों का यदि वैल्यू अधिक है इन सबों की तुलना में, तो सब्सटेंस अस्टेबल है। यदि इसका वैल्यू कम है इन सबों की तुलना में, सब्सटेंस लेस स्टेबल है। तो इस प्रकार से सब सब्सटेंस में NaCl में इतने एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। अब जरा देखो, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बॉर्न हैबर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि NaCl को ऐसे करके बनाए या तो कोई दूसरा मेथड से डायरेक्ट बनाए। फिर से मेरी बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हम इसको तो सब लोग बच्चा लिख लेना, पॉज करके लिख लेना। अब जरा देखो, हम यहाँ पर कुछ बात बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि NaCl, Na और Cl, इसको हम लोग स्टेप वाइज में बनाए। स्टेप वाइज A हुआ, फिर B हुआ, देखो ना, अभी कैटायन में बदला, एनायन बदला, फिर इस रूप में बदला, फिर इस रूप में बदला, A हुआ, B हुआ, C हुआ, ऐसे से तब जा करके अंत में फिर NaCl बना है। एक स्टेप इधर का। और बॉर्न हैबर ने भी देखा कि ऐसे बनाते, ऐसे डायरेक्ट। इन दोनों से हम क्या किए? डायरेक्ट बनाए, अलग मेथड में डायरेक्ट बनाए। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकला है, या एब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ पे जो एनर्जी और इस तरफ में जो एनर्जी, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होता है। दोनों का वैल्यू सेम होता है, मतलब जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट इस तरफ में है, जितना इधर है उतना इधर है। तो एक प्रकार से हम कहेंगे कि एकदम साइकिल जैसा महसूस हो रहा है। तो कहा गया, बॉर्न हैबर ने बोला कि ये हेस लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग कहेंगे ये मेरा क्या हो गया? बॉर्न हैबर साइकिल हो गया। बॉर्न हैबर साइकिल हो गया। अब हम अपना PPT में दिखलाए हैं, जरा देख लो बच्चा PPT में कैसा है मेरा। जरा हम आपको एक बार रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी देख लोगे तो आप लोगों को कुछ और समझ में आएगा। देख लेना है थोड़ा सा। देखो बच्चा लोग, हम इसको दिखला रहे हैं, देखिए। देखो बच्चा, यहाँ पे सोडियम और NaCl का फॉर्मेशन है बच्चा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी हियर माइनस इंडिकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। हम अभी बोले थे कि यदि एनर्जी रिलीज होता है तो ज़्यादा स्टेबल है। NaCl हम लोग के नेचर में स्टेबल होता है, नेगेटिव फॉर्म में है। नेगेटिव फॉर्म में इसका मतलब कि वो बॉन्ड, इसका मतलब वो कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो गई। यहाँ पे हम आप लोगों को दिखला रखे हैं, ज़रा देख लीजिए, इस जगह पे देख लीजिए। यहाँ हम जैसे बोले सोडियम सॉलिड है, सोडियम गैस है। हम आपको डाटा नहीं दिए थे, यहाँ पे डाटा भी है, आप देख लो डाटा भी है। 107 यहाँ पे हम लोग को सप्लाई करना पड़ा। जब सप्लाई करना होता है तो हम लोग प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, और जब निकलता है तो हम लोग
माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। जरा देख लीजिए यहाँ पे स्टेप वाइज है दिया हुआ एकदम। सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम गैस release electrons and get converted into their cationic form. The energy is called as ionization energy. हम बोले थे एक इलेक्ट्रॉन निकाला है इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 1, और यहाँ पे इतनी इसकी वैल्यू है, इतना हम लोग को सप्लाई करना पड़ा। फिर प्लस में फिर जरा देख लो क्लोरीन का हमने दिखला रखा था यहाँ पे, इसको बॉन्ड डिसोसिएशंस को दूसरे डिवाइड किया है और यहाँ पर भी इतना एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ा। फिर बच्चों जरा देख लो आगे क्लोरीन, हम बोले कि जब क्लोरीन गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्लोरीन, उसके बाद यहाँ गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है एंड ड्यूरिंग रिसीविंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हियर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हिच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ negative, it represent certain amount of energy is released here. I am showing here. Next, now after formations of negative chloride ion and positive sodium ion, a force of attraction is developed. Electrostatic force of attraction is present and due to this force Na plus and Cl minus comes closer to each other and finally it converted into NaCl solid. The amount of energy after conversion gaseous form to solid form is called as, which is released is called as a lattice energy and lattice energy is written as U. अब देखा गया बच्चा लोग, कहा गया कि आप सोचिएगा ना कि यहाँ से वो जो सॉलिड, ये जो गैस है, गैस से सॉलिड में बदल गया, वहाँ पे हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट कर ले, वो एनर्जी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होता है। तब बॉर्न और हैबर ने उन्होंने ही बतलाया था कि देखिए आप पूरे को लिखिए, जो कि हम अभी लिखे थे, पूरे को लिखिए और उससे हर एक की वैल्यू का पता चलेगा, इसका वैल्यू का केवल पता नहीं रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, और आओ हम देख लेते हैं और कुछ बातें इधर, तो चलते हैं। जरा देख लो बच्चा लोग, देखिए आपको कंपटीशंस में डेल्टा एच फॉर्मेशंस दे देगा, ए दे देगा, ए दे देगा, ए दे देगा, ए दे देगा, आपको इसको निकालना, निकाल लोगे। मतलब लैटिस एनर्जी को हम लोग को कैलकुलेशंस करना पड़ेगा डायरेक्ट। ये सब जो वैल्यू ये सब लिखते थे ना, Q1 Q2 Q3 डायरेक्ट लिखते थे, वो ऐसा हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन आया हुआ था कंपटीशंस में कि लैटिस एनर्जी हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग लैटिस एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो बच्चा लोग लैटिस एनर्जी को हम लोग थोड़ा सा और देख लिया जाए, कुछ और बातें कर लिया जाए, हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन से देख लो बच्चा, क्वेश्चन आया हुआ था, जरा हम इसे देखें। सो एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ MgO, जैसा हमने उसको बतलाया NaCl का, वैसा ही हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा। हम सिंपली दिखला देंगे या Mg solid amount of energy is supplied, this energy is called as a enthalpy of sublimation. I am writing here enthalpy of sublimations. It converted into Mg gaseous form, and after conversion into gaseous form a certain amount of energy is given. हम लोग फिर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, फिर से देते हैं। जो एनर्जी देते हैं उसके वजह से गैस अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और जब एनर्जी निकालता है तो वो बदल जाता है Mg प्लस, और उसको लिखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से तो काम चलेगा नहीं। इसका मतलब हम लोगों को और गर्म करना पड़ेगा, तब ना वो बनेगा स्टेबल। तो हम लोगों को फिर से एनर्जी देना पड़ेगा, तो उस एनर्जी को कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2, क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे बन गया Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गैसेस फॉर्म। और जब हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं O2, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सप्लाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड 2 ऑक्सीजन एटम इज फॉर्म्ड। हम लोग को एक बनाना है,
तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आफ्टर फॉर्मेशंस गैसियस एटम एक रिसीव इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और रिसीव करके वो ऑक्सीजन माइनस में कन्वर्ट होता है। और जब ऑक्सीजन माइनस में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता नहीं है, निकलता है। इसका मतलब प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे एनर्जी निकला है। और 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की बात है बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की बात है। जब इसको हम लोग जब एक और इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का आता है तो बोलता है हम नहीं लेंगे। आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम लोग को इसी को मनाना पड़ता है, और मेरा ही एनर्जी खपत होता है और हम लोग ही अपना एनर्जी इसको सप्लाई करते हैं और इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम ही लोग का यहाँ पे एनर्जी देना पड़ता है और तब वो जाकर के ऑक्सीजन -2 ऑक्साइड आयन में बदलता है। और उसके बाद इन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे MgO गैस में बदलेगा, और उसके बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और उसके बाद MgO सॉलिड में बदलेगा। तो यहाँ पे एनर्जी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस MgO का हम लोग देख ले। MgO का जरा देखोगे बच्चा कौन कौन हो गया। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस हम लोग को सप्लाई करना पड़ा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं डेल्टा H फॉर्मेशंस MgO क्या क्या हुआ बच्चा, एक हो गया इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस हो गया। फिर और हम लोग को देना पड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी 1, फिर और देना पड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी 2, फिर हम लोगों को देना पड़ा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2। उसके बाद हम लोग को माइनस में मिला है, हम लोग को फायदा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, एंड इन केस ऑफ सेकेंड वी हैव टू सप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। तो इसमें हम लोग को सप्लाई करना पड़ा। जरा इस बात को ध्यान देना, यही कॉम्पिटिशन में पूछा था E2, ठीक है। और उसके बाद U इज ए सिंबल ऑफ लैटिस एनर्जी, सो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज किया -U। So this is enthalpy of formations of MgO, and by this process we can calculate value of lattice energy or any energy if anyone is given, all is given, and anyone is absent, then we can easily find। तो बच्चा इस प्रकार से हम लोग इसको दिखला सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग चले अब इसका हम आपको बतला दिए हैं NaCl MgO। अपने से इसको दिखना, इसको देखोगे, इसे CaO का देखिएगा, CaS का देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रह जाएगा। नेक्स्ट बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है स्टेट। बच्चा जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलता है, बिकॉज देयर ए वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, एंड ड्यू टू दिस force of attractions regular arrangement, regular geometry is found. As for example, in case of NaCl, when we see the structure of NaCl, then Na plus Cl minus, Na plus Cl minus is present, या Cl minus Na plus Cl minus Na plus, इस प्रकार से इसकी अरेंजमेंट होती है बच्चा लोग। आप लोग इसको देखोगे, जो कि हम अभी तुरंत दिखला रहे हैं अपनी पीपीटी में दिखला रहे हैं। ऐसे ही अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे मिसमैच होने का कोई चांसेस वांसेस नहीं के बराबर होता है लेकिन बहुत कम होता है। इसका मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, प्लस माइनस प्रॉपर अरेंजमेंट में है, रेगुलर ज्योमेट्री है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। जरा देख लो, हम अपने पीपीटी में आपको दिखाए हुए हैं, इसको जरा देख लीजिए, जरा देखिए। NaCl में बच्चा देख लो, किसी प्रकार का आपका फॉल्ट महसूस नहीं हो रहा है, साफ पता चल रहा है। यहाँ पे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस है, ऐसे करके सब प्रेजेंट। बच्चा आप जरा देखो, यहाँ पे एक सोडियम की बात करोगे, सोडियम कितने से कवर है, इधर से घिरा हुआ है, इधर से घिरा हुआ है 2 क्लोरीन, इधर से घिरा हुआ है, इधर से घिरा हुआ है 2 क्लोरीन, इधर से घिरा हुआ है, इधर से घिरा हुआ है 2 क्लोरीन। कहने का मतलब कि एक सोडियम टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयन 6 नेगेटिव आयन से वो कवर होता है, घिरा हुआ होता है।
एक आयन जितने आयन से घिरा होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। हम कह सकते हैं इन केस ऑफ NaCl द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ इज 6 एंड Cl- इज 6। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, हम आपको फिर से बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे चल रहे हैं बच्चा, इसको दिखला रहे हैं, इधर कर लीजिए। सेकेंड में बच्चा, सेकेंड है MP एंड BP। आप लोग जानते होंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जब स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट है, करीब करीब है, लूज नहीं है, उसको गर्म करना पड़ेगा तब वो वहाँ से रिमूव होगा। इसका मतलब उसका MP BP दोनों क्या होता है, हाई होता है। आप लिख लीजिएगा आयोनिक कंपाउंड है हाई MP एंड BP। थर्ड में आप लिखोगे सॉल्युबिलिटी। आप लोग ये जानते होंगे जितना भी आयोनिक सब्सटेंस होते हैं वो पोलर होते हैं। अब पोलर में डिजॉल्व होता है। एक कंसेप्ट आता है लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर में घुलेगा। तो आयोनिक सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट जैसे हम लोगों के नेचर में H2O होता है बच्चा, और H2O को देखें तो यहाँ पे H2O के ऊपर में इस तरफ में स्लाइटली पॉजिटिव और यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव। जब देखते हैं तो ये एरिया पूरा नेगेटिव एरिया होता है, ये एरिया पूरा पॉजिटिव एरिया होता है। मतलब हम कह सकते हैं H2O इज पोलर इन नेचर एंड ड्यू टू polarity it has high tendency to dissolve polar substances, ionic substances. The dielectric constant of H2O is 82.5, बहुत ज़्यादा है, अब बड़ा आराम से उसको क्या करता है, डिजॉल्व कर लेता है। तो ये हो गया बच्चा सॉल्युबिलिटी की बात। फोर्थ पॉइंट में हम लोग इसको देखें कंडक्टिविटी। जरा देखोगे बच्चा NaCl यदि सॉलिड में है, सॉलिड फॉर्म में है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्लस माइनस लगा दो, टच करोगे। हम बोल रहे हैं टच करोगे, आपको करना नहीं है। ये नहीं बोलोगे कि इन्होंने बोला है हम आज टच करके ही देखेंगे, वैसा गलती नहीं करना। हम बोले हैं कि एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट हुआ है तो देखा गया किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी आयोनिक सब्सटेंस है, आयोनिक सॉलिड है, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर ओरिजिनल स्टेट। जब इसको गर्म करके पिघला दो, पिघल गया, तब इसमें देखोगे इलेक्ट्रिसिटी आराम से क्या होता है, फ्लो करता है, बल्ब जल जाएगा। इसका मतलब वो गुड कंडक्टर हो गया। और जब इसमें पानी मिला दो तो भी आराम से क्या होगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी में क्या लिखोगे, सॉलिड फॉर्म बैड हो गया, बैड कंडक्टर, कंडक्ट नहीं करेगा। मॉल्टेन, देख लो मॉल्टेन फॉर्म पिघला हुआ, एक गुड कंडक्टर हो गया। और कौन सा, एक एक्वस फॉर्म, ये भी क्या हो गया, गुड कंडक्टर हो गया। ऐसा ही इसकी कंडक्टिविटी हो गया। उसके बाद एक और हम इसकी देख लेते हैं, इसका अस्टेट। तो अस्टेट तो हमने दिखलाया है। इसके साथ साथ हम लोग ज्योमेट्री देखते हैं। इसका परफेक्ट ज्योमेट्री होता है, फिक्स ज्योमेट्री होगा, 3 डायमेंशनल फॉर्म होगा, लेकिन उसका शेप नहीं होगा, डायरेक्शनल नहीं होता है कि इस डायरेक्शन में बॉन्ड है, इस डायरेक्शन में, वैसा कुछ नहीं होता है। नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल। परफेक्ट ज्योमेट्री है, परफेक्ट ज्योमेट्री, लेकिन नॉन डायरेक्शनल होता है। और ये भी देखा गया 6 नंबर में ट्रॉपिक नेचर। जब ट्रॉपिक नेचर को देखते हैं बच्चा लोग, तो आप देखोगे यहाँ पे Na+, देखो हम बार बार उतना नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। जरा देख लो बच्चा, जब हम लोग ऐसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो जब इस डायरेक्शन में चलोगे तो देखोगे क्या, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, मतलब एक साइड में प्लस है, एक साइड में माइनस है। जब इधर चलते हैं तो देखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस है। मतलब इस डायरेक्शन में इसका डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा। तो इस प्रकार के सॉलिड को हम लोग कह देंगे
एनआइसो, एन मतलब नहीं है, आइसोट्रॉपिक मतलब आयनिक सॉलिड खास करके एनआइसो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एनआइसो खास करके ट्रू सॉलिड में आता है। तो बच्चा था ये इसका प्रॉपर्टीज, हम आपको आयोनिक बॉन्ड की ऑल टोटल बातें कंप्लीट कर चुके हैं, सारी बातें बतला चुके हैं। आप लोग इसको देखिए और जितनी भी बातें बतलाएं उसको अपने से बनाने का कोशिश करो, पीडीएफ बनाने का कोशिश करना, नोट्स बनाने का कोशिश करना, सॉरी। नेक्स्ट बच्चा आप आगे है फजान रूल, एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसको कह रहे हैं फजान रूल। फजान रूल में बोला गया कि कोई भी आयोनिक सब्सटेंस है, जैसे NaCl यहाँ पे बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, KCl, जब हम लोग इसको देखेंगे KCl को देखेंगे, यहाँ भी आयोनिक बॉन्ड है, RbCl यहाँ भी आयोनिक बॉन्ड है, MgF2 या फ्लोरीन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे भी आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। कहा जाता है कि जितने भी आयोनिक सब्सटेंस होते हैं उसके पास एक कैरेक्टर होती है, उस कैरेक्टर को कहते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर। मतलब फजान ने बोला कि जितने भी आयोनिक सब्सटेंस हैं उसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। ये कैसे बोल दिए? तो ज़रा देखो, कहता है कि यहाँ पे ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे Na+ है, ACl- है, हम उसको क्लियर कर रहे हैं, Na+Cl-। जब हम लोग इसको देखेंगे तो इसका शक्ल ऐसा है, क्लोरीन का शक्ल ऐसा है बच्चा, Cl- है, ऐसा है। ये पॉजिटिव आयन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में, प्लस का लक्षण ही होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा फिर भी उसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करता है, इस करके खींचता है। अब खींचने के चलते इसका शेप सिमेट्रिकल ना हो करके डिफॉर्म हो जाता है, चेंज कर जाता है, अनसिमेट्रिकल में बदल जाता है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि Na+ तो ऐसा ही है, एक खींचने की वजह से इसका शक्ल चेंज कर दिया। देखो देखो देख लो, इसका शक्ल वकल चेंज कर दिया, इसका शक्ल चेंज कर दिया। इसका मतलब A निगेटिव हो गया, A पॉजिटिव। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ में अपनी तरफ में अपनी तरफ में अपनी तरफ में खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। जब खींचता है तो एक प्रकार से यहाँ बॉन्ड जैसा, कोवैलेंट बॉन्ड जैसा महसूस होता है। इसी बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। NaCl में कोवैलेंट नहीं होता है, पूरी ऐसे से ऐसे नहीं होता है, लेकिन हल्का सा खिंचाव रहता है, हल्का सा कोवैलेंट वाली लक्षण पाई जाती हैं। तो फजान रूल बेसिकली कोवैलेंट कैरेक्टर के विषय में बतलाया गया कि कोई भी आयोनिक सब्सटेंस में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर पाई जाती है। तो कहा गया, फजान रूल में कहा गया है कि एनी आयोनिक सब्सटेंस हैव ए कोवैलेंट कैरेक्टर एंड इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटायोनिक कैपेसिटी। द cation which is present in a ionic substance causes a withdrawing nature, has a withdrawing nature, and due to withdrawing nature the shape of negative ion get deformed, not remain in symmetrical, deform कर जाता है, कोवैलेंट के जैसा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कोवैलेंट के जैसा होना शुरू होता है, तो क्यों होता है, कैसे होता है, उस पर उन्होंने कुछ फोकस किया और फिर उन्होंने बतलाया कि देखिए इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, ऐसे आयंस होंगे तो ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। कौन कौन सी बातों को उन्होंने बताया उसको हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया है, फर्स्ट ज़रा देखोगे, इन्होंने बोला कि एक टर्म इस्तेमाल करिएगा जिसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कहा जाता है कि जो भी केटायंस होते हैं वो एनायंस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में क्या करता है, खींचता है, जिसके वजह से इसका शेप डिफॉर्म हो जाता है। तो देखा गया कि कुछ आयंस, कुछ केटायंस ऐसे हैं, ऐसे जरा देख लो, ये छोटा, ये बड़ा है, ये भी बड़ा, हम इस एक समान बना देते हैं।
देखा गया कि इस केस में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, तो देखा जाता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होता है केटायोनिक फॉर्म का आयोनिक सब्सटेंस में, नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में जो खींचने की नेचर होती है, खींचने की जो टेंडेंसी होती है, उसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर। तो हम कह देंगे कि इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इसका पोलराइजिंग पावर कम है। तो कैसे ज़्यादा है कैसे कम है उसको हम आपको फिर से दिखला रहे हैं बच्चे लोग। फजांस ने बोला, फजान साहब ने कहा कि कोई भी आयोनिक सब्सटेंस है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर में पोलराइजिंग पावर पाई जाती है, और पॉजिटिव आयन के पास से पोलराइजिंग पावर पाई जाती है, और जो नेगेटिव आयन है वो पोलराइज्ड हो जाता है। मतलब पॉजिटिव आयन में क्या मिलता है, पोलराइजिंग पावर, और नेगेटिव आयन क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, ऐसा इन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने बोला कि पॉजिटिव आयन हैविंग a small size has हाई, बहुत ज़्यादा होता है पोलराइजिंग पावर। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि उसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा। एज फॉर एग्जांपल जरा देख लो बच्चा, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। आप जानते होंगे इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा, इसका और बड़ा, इसका और बड़ा। हम कह सकते हैं कि द पोलराइजिंग पावर अकॉर्डिंग टू फैजन्स, द पोलराइजिंग पावर इज मैक्सिमम इन केस ऑफ लिथियम प्लस, सो द ऑर्डर इज दिस वन, ऐसा होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ ऑफ 2A आयन तुम लोग पढ़े होंगे, तो बेरिलियम प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2, स्ट्रोंशियम प्लस 2, बेरियम प्लस 2, इन सबों में सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर इसका है, वेरी हाई पोलराइजिंग पावर होगा। ये भी देखा गया कि यदि हम लोग इसका देखें Na प्लस और Mg प्लस 2 का, तो देखा जाता है कि इसका साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर इसका बहुत अधिक है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। फिर बच्चा लोग आप लिख लीजिएगा, फिर बच्चा लोग और देखा गया कि फिर देखा गया इसमें हैलोजेंस के केस में ज़रा देख लीजिए कैसा है। इन हैलोजन में Cl प्लस, Br प्लस और I प्लस, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, आयोडोनियम आयन, वेरी हाई पोलराइजिंग पावर इज इन दिस केस। ये बात उन्होंने बोल दिया, केटायंस के विषय में बोला। दूसरा बात उन्होंने बोला कि नेगेटिव आयन लार्ज साइज, नेगेटिव आयन हैज हाई पोलराइजेबिलिटी। मतलब जितना भी नेगेटिव आयन होगा, बड़ा साइज होगा, उसका पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। एज फॉर एग्जांपल क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। बच्चा आप लोग जानते होंगे इसका साइज इतना, इसका साइज इतना, इसका साइज और बड़ा, उसका साइज और बड़ा। सबसे ज़्यादा यदि पोलराइज होगा उसके इलेक्ट्रॉन को कोई खींच लेगा, जैसे प्लस वाला है, इससे खींचना बड़ा मुश्किल होगा, इससे थोड़ा आसान, इससे और आसान, सबसे आसानी से किस में खींचेगा, इसमें ऑर्डर ए हो जाएगा। तो बच्चा हम कहेंगे कि जिस केस में बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा, मतलब हाई, हम लिखेंगे हाई पोलराइजेबिलिटी, हाई कोवैलेंट कैरेक्टर। जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। कहने का मतलब जरा देख लो, एग्जांपल हम इसको दिखला रहे हैं। NaCl, KCl, RbCl, CSCl, जरा देख लीजिए, पकड़ के खींच लेगा, इसमें कैपेसिटी कम है।
इसमें सोडियम प्लस में खींचने की क्षमता है, लेकिन उतना इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर शिफ्ट करेगा, नहीं हम कर रहे हैं इस केस में प्लस है, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, लेकिन स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज की वजह से ए इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब खींचेगा तो क्लोरीन इसको दे नहीं पाएगा। अब दे नहीं पाएगा तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा, इसमें थोड़ा सा और कम होगा। मतलब ये आयोनिक होगा, खींचने की क्षमता कम है, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा और इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ा सा खिंचाया हुआ रहेगा, इसमें थोड़ा कम खिंचाया हुआ रहेगा, इसमें कम खिंचाया होगा। ये आयन दोनों अलग अलग होगा। मतलब ए पोलर नेचर इसमें ज़्यादा होगा, आयोनिक कंपाउंड ये ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें कम है, इसमें और कम है। सेकेंड बात बच्चा, हायर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा हायर इज कोवैलेंट कैरेक्टर, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। एज फॉर एग्जांपल देख लो बच्चा, BeCl2 नहीं, हम यहाँ दिखाएं NaCl, MgCl2, AlCl3, इसके ऊपर में +1 चार्ज, इसके ऊपर में +2 चार्ज, इसके ऊपर में +3 चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेगा और यहाँ पे लगभग कोवैलेंट कैरेक्टर देगा। तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम, इसमें और कम, ऐसा। और हम आपको ये भी बोल दें, आयोनिक सब्सटेंस है तो MpBp ज़्यादा होगा, कोवैलेंट होगा MpBp। जनरली, हम सबका नहीं कह रहे हैं, जनरली क्या होगा, कम होगा। सॉलिबिलिटी इसका ज़्यादा होगा, पानी में वाटर सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगा, इसका सॉलिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। और इसके साथ साथ कलर इम्पार्टिंग, मतलब कलर कौन ज़्यादा, किस में ज़्यादा होगा, आयोनिक में कम, और कोवैलेंट में ज़्यादा। जितना कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा रंगीन होगा, वो ज़्यादा कलर देगा। जैसे बच्चा हम एक एग्जांपल देकर के आपको समझा रहे हैं। एज पर एग्जांपल इसको ज़रा देख लीजिए, AgCl, AgBr, AgI, इसमें ज़रा देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। खींचेगा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इधर आएगा, खींचेगा इसमें और ज़्यादा इधर। इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम, इसमें और कम। एक कैसा हो जाएगा, कलरलेस। एक ऐसा होगा वाइट टाइप का, वाइट, एलोइस वाइट, एलोइस वाइट है। एक कैसा होगा, येलो, और एक कैसा होगा, डीप येलो हो जाएगा। बच्चा इस केस में जरा देखोगे, PbCl2 और PbCl4। बच्चा इस केस में +2 छोटा साइज, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और यहाँ पे +4 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम है।
और जो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो ई क्या होगा, कलरफुल, और ई क्या होगा, लेस नेचर का होगा, लेस नेचर का होगा। बच्चा एक क्वेश्चन भी आया था SnCl2 और SnCl4, ई वोलेटाइल है, ई नॉन वोलेटाइल है, ऐसा क्यों? तो आप देख लो, इसमें +4 चार्ज है, इसमें कितना है, +2 चार्ज है, इसमें आयोनिक कैरेक्टर है, और इसमें क्या है, खींचने की वजह से छोटा साइज, खींचेगा बहुत कस के, खींचने की वजह से ये क्या होगा, ए स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग डेवलप, ए खींचने की वजह से ए ऐसा बॉन्ड डेवलप कर लेगा। मतलब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे, इसमें आयोनिक पाया जाएगा, और कोवैलेंट होगा तो वैसा ही सॉलिड कमजोर होगा, तुरंत गर्म करोगे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका MP BP कम, वाटर सॉल्युबिलिटी भी कम, और ये वोलेटाइल नेचर का होगा, ये वोलेटाइल नेचर का नहीं होगा क्योंकि इसमें आयोनिक कैरेक्टर पाया जाता है। एक और बच्चा, एक और हम आपको बस तुरंत कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें है स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उन्होंने बोला, फजान साहब ने बोला कि जिस स्पीसीज के पास से स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कोवैलेंट कैरेक्टर देगा। स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब NH2 NP6 ND10 ऐसा होगा। तो एज पर एग्जांपल बच्चा हम इसको देखें, Cu29 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कॉपर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। In case of copper plus ions, the configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। बच्चा जरा देखो NH2 NP6 जरा देख लीजिए, हमने कहा जैसा वैसा ही एकदम मिल रहा है, ND10 एकदम वैसा ही मिल रहा है। मतलब हम कहेंगे कि तुम्हारे पास स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर दोगे, कोवैलेंट कंपाउंड बनाओगे। सिमिलर फिनोमेना इज फाउंड इन केस ऑफ Ag+, इट मीन्स इन केस ऑफ Ag+, 4s2 4p6 4d10 configuration is found. In case of Au+, similarly 5s2 5p6 5d10, it means pseudo noble gas configuration is found. These substances have tendency to form covalent bond, and in case of second B, Zn+2 Cg+2 and Hg+2 all have very high tendency to form covalent bond, and these shows covalent characters in their molecules, हाई परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर्स, और इनके द्वारा जो भी कंपाउंड होगा वो रंगीन होगा, कलरफुल होगा। तो बच्चा आप लोग देख लीजिए, ये था ऑल टोटल आपका फजन्स रूल। हमने आप लोगों को इसको कंप्लीट किया है, तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक्स भी लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।